जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स की। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या क्या आएगा? एक आएगा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल, और एक हम लोग पढ़ेंगे एस फाइल और एस नॉन फाइल के बारे में। जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर है, इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे कि इसका क्या असर पड़ता है बॉन्ड एंगल पर, बॉन्ड लेंथ पर, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर को। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर किन की बात हो रही है? हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स की। तो ऑर्बिटल्स भी कैसे होंगे? आपके हाइब्रिड होंगे। तो बेसिकली हम इसमें बात करेंगे एस, sp, sp2, sp3, इनके बारे में बात करेंगे। एक p कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा कंपेरिजन भी जरूरी है चीजों को समझने के लिए। जैसे अब यहां पे मैं पहले s ऑर्बिटल बना रहा हूं, ये s है, ठीक है। तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जो ये ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, यहां से गया अंदर गया, यहां से बाहर निकला, तो जब ये अंदर बाहर जाएगा तो क्या डॉट पड़ते जाएंगे। तो इसमें जितने भी डॉट्स हैं, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन गुजरा है। ऑर्बिटल का मतलब एक कक्षा पथ, पथ मतलब क्या? रास्ता, मतलब वो रास्ता जहां से इलेक्ट्रॉन गुजरा है। जैसे आप रेगिस्तान में जाते हैं, रेगिस्तान में आप गए तो क्या होता है, पैरों के निशान रेत पे छूट जाते हैं, तो वो क्या हो गए? आपके पैरों के निशान है कि यहां से कोई ना कोई गुजरा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जहां जहां से गुजरा है, मैंने वहां पे डॉट लगा दिए हैं। जहां पे डॉट ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी भी क्या है? ज्यादा, मतलब यहां पे ज्यादा देर तक रहा है वो। और जहां पे कम है, मतलब वहां पे पाए जाने की पॉसिबिलिटी कम है, कम टाइम तक वहां पे रहा है। ये एस की शेप हो गई, जो कि पूरी तरह से स्फेरिकल है। और एसपी की बात करते हैं, अच्छा किसमें साथ में पी भी ले लेते, चलो पी बाद में लेंगे। एसपी की बात करते हैं साथ में। एसपी में चीज कैसी हो जाती है? कुछ ऐसी लगा लो, थोड़ा सा ये वैसा बना नहीं जैसे मैं चाह रहा हूं, दोबारा ट्राई कर लेते हैं एक बार। ये आपका sp ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। डॉट्स वही हैं लेकिन ज्यादा वॉल्यूम में आ रहे हैं। ज्यादा वॉल्यूम में आ रहे हैं तो इसीलिए इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? प्योर s के मुकाबले कम हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। जो आपका sp2 होगा वो ऐसा बना दिया जाएगा। थोड़ा सा इसे बीच में ले लेते हैं, ये ऐसा है। यहां भी उतने डॉट आएंगे पर वॉल्यूम बढ़ गया है, तो यहां भी डेंसिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी, या मैं कहूं जो थिकनेस है ऑर्बिटल की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये जो पहला पहला मैंने लिया है, ये क्या है? ये s ऑर्बिटल है। ये आपका sp ऑर्बिटल है। नेक्स्ट आपका sp2 ऑर्बिटल है, और जो इससे आगे बनाऊंगा वो होगा हमारे पास sp3 ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम हो जाएगी, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है, ठीक है। और बना लेते प्योर पी। ये प्योर पी है।
जितने डॉट इसमें एक गोले के अंदर, इसमें क्या 2 गोले के अंदर है। थोड़ा इसको जब ऐसे बनाते हैं तो मैं इसका थोड़ा फेवर करता नहीं, ये ऐसा होता नहीं देखने में कुछ कुछ इस तरह का होता है, होते गोले ही हैं ये कुछ वैसा नहीं बनेगा, मुझे बनाना इसको इससे बड़ा है। कुछ कुछ यूं लगा हुआ, ठीक है। ये मैंने बना दिए हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये हमारे पास है sp3 ऑर्बिटल, ये मेरे पास है प्योर p ऑर्बिटल। यहां पे इसके अंदर क्या है 100% s करेक्टर है, यहां लिख रहा हूं मैं परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, ये प्योर p ऑर्बिटल सॉरी s ऑर्बिटल है। दूसरा क्या, एक s और एक p, टोटल 2 हो गए ना, तो 100 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 50। तो इसके अंदर कितना है 50% s करेक्टर है, एक s और 2 p, टोटल 3 हो गए, 100 को 3 से डिवाइड करो, इसमें कितना है 33.3% s करेक्टर है। अगले में एक 3 p और एक s, टोटल 4 हो गए, तो 100 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया 25% s करेक्टर, और इसके पास कितना है आपका 0% s करेक्टर, या कह दो 100% p करेक्टर। तो अब यहां पे क्या क्या बात नोटिस करने वाली है, सबसे पहली बात तो ये, अगर मैं हाइब्रिड, अब देखो इसमें क्या ना, ये तो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एटॉमिक लिख लो चाहो तो, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल लिख लो चाहो तो, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये है आपका प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। इसी तरह से ये भी क्या है आपका प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है जी। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर का क्या असर पड़ता है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे बॉन्ड एंगल को, बॉन्ड एंगल। जैसे अगर मैं इनके बॉन्ड एंगल की भी बात करूं, कार्बन अगर सेंट्रल एटम है, ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाले में जो बॉन्ड एंगल होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है, कार्बन की बात चल रही है यहां पे, मतलब हाइड्रोकार्बन की, ये होता है आपका 180 डिग्री, sp2 वाले में होता है 120 डिग्री, sp3 वाले में होता है 107 डिग्री 28 मिनट्स। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे s करेक्टर 25 से 33.3 से 50, जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, ठीक है जी, ये बात पता चल गई। अब दूसरा क्या असर पड़ता है किस चीज पर, दूसरा हमारे पास बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं हम लोग, मैं यहां पे लिखूंगा बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड लेंथ, इसको समझा मैं इधर ही सकता हूं, अच्छा थोड़ा दोबारा बनाना पड़ेगा, लिखा हुआ इधर काफी कुछ, देखो ये है। अच्छा इधर एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता है ना, वैसे वैसे ऑर्बिटल क्या है, छोटा होता जाता है, थिकर होता जाता है, डेंसिटी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। तो इस बात को भी मैं कहीं ना कहीं लिख देता हूं, मैं इसको यहां लिख देता हूं, with increase in percentage of s character, size of orbital decreases and thickness of orbital
इंक्रीजेस, ठीक है ना, किसी थिकनेस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ऑर्बिटल में, ठीक है। अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। तो देखो जैसे ये था मेरे पास sp, ये था sp2 और ये था sp3, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है। तो इसमें पहले वाले में इलेक्ट्रॉन कहां होगा, आउटर मोशन का यहां होगा, इसमें यहां होगा, इसमें यहां होगा। अब वहां से मैं लेके आता हूं हाइड्रोजन को, ठीक है, मान लो एक कार्बन था, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक ही लाइन पे आ रहा है सबका, न्यूक्लियस मैंने एक ही लाइन पे लिया हुआ है, ठीक है ये। अब क्या हाइड्रोजन आता है, इसके साथ कंबाइन होगा तो यहां कंबाइन होगा, इसके साथ यहां होगा, इसके साथ यहां होगा। तो अब यहां पे आपका बॉन्ड बन चुका है। अब जो दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है, दो बॉन्डेड एटम्स, दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम जो है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है, इनके न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस, इनको बोलते हैं एटम, वो बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो इसमें बात करूंगा पहले वाले में, तो बॉन्ड लेंथ कहां पे आ गई, देखो मैं थोड़ा इसको इस तरह से भी कर देता हूं। तो पहले वाले में क्या है, ये बॉन्ड लेंथ है। जब हाइब्रिडाइजेशन कैसी है आपकी, sp, sp2 वाले में उसी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की है, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई है। और sp3 वाले में क्या होगा, ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमने क्या समझा यहां पे कि जैसे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि ऑर्बिटल कैसा होता जाएगा, ऑर्बिटल छोटा होता चला जाएगा, थिकर होता चला जाएगा। तो ऑर्बिटल छोटा हो गया तो किसी दूसरे एटम को इससे क्या कंबाइन होना, तो क्या पास में आना पड़ेगा ना, तो इसलिए दोनों बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के बीच डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो यहां से क्या पता चला, विद इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं इससे आगे। तीसरा हमारे पास कहां गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ेगा। देखो अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है ना। तो हमने यहां पे क्या देखा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है, थिकनेस ज्यादा होगी ऑर्बिटल की, और वो कौन सा है आपका, जिसमें s कैरेक्टर है। अब मैं इनकी बात कर रहा हूं खाली हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की बात नहीं करेंगे। तो इन तीनों में से अगर बात करूं तो इनमें से किसकी थिकनेस है, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है, क्या है, ज्यादा है, तो किसमें, s वाले में, sp वाले में है। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो हमें यहां से क्या लगता है कि विद इंक्रीज in percentage of s character, thickness of atomic orbitals increases, thickness क्या है, बढ़ जाएगी। so extent of overlapping increases and hence bond strength increases, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहीं पर कुछ बात समझने वाली है, वो क्या है, अब यहां से आइडिया ऐसे लग रहा है ना, जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ेगी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जानी चाहिए। तो दिमाग में क्या आता है, सबसे कम sp3 में थी तो sp3 की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम, फिर sp2, फिर sp, और भाई जिसमें 100% है उससे फालतू होना चाहिए। तो इस तरह की बात दिमाग में मत ले आना, क्योंकि हम यहां पर जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड मॉलिक्यूल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। ये प्योर ऑर्बिटल हो गया, ये यहां से यहां तक तो क्या है, ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये क्या है, ये है आपका प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। और एक चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं
जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है, ओवरलैप बेटर देन किसे, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल के मुकाबले। जो डायरेक्शनल एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो बेटर ओवरलैपिंग करेगा नॉन डायरेक्शनल के मुकाबले। और जो हमारे पास ये एस होता है, ये कैसा होता है, ये होता है नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, जो स्फीयर है, बॉल है, किस डायरेक्शन में फैली हुई है, हर डायरेक्शन में, एक से कोई डायरेक्शन नहीं है। इनकी बात करें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है, ये ज्यादा है, हर डायरेक्शन में एक जैसा नहीं फैले हुए हैं। तो ऐसे यहां पे है। तो ये कॉन्सेप्ट मत ले आना, ये जो ऊपर लाइन लिखी है सिर्फ हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए है। ठीक है, तो अगर, और एक चीज ध्यान रखनी यहीं पे, एक और ध्यान रखनी है आपको बात, कि जो सेम, अगर जो स्मॉलर शेल है, जो स्मॉलर शेल है, आप आएगा इसके अंदर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। तो ये जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, कि एक तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो स्मॉलर ऑर्बिटल होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी लार्जर ऑर्बिटल से। मतलब फर्स्ट शेल का कोई ऑर्बिटल है ना, तो उसकी सेकंड शेल के ऑर्बिटल्स के मुकाबले बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फिर चाहे सेकंड शेल वाला आपका हाइब्रिड हो चाहे अनहाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, दूसरा, फॉर सेम शेल की बात करेगा अगर, तो वहां पे आपका sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3 ये बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक है, और तीसरा, फॉर सेम शेल जो हाइब्रिडाइज रहेगा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के मुकाबले ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज लेके चलनी है। ठीक, अब यहां पे मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये सिर्फ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन मैं जो यहां पे क्वेश्चन लूंगा उनको लूंगा ही इस तरह से जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के बेस पर एक्सप्लेन हो सके। तो ऐसा नहीं कि आप उसको हर जगह लगाने की सोच और चलो कि यहां पे तो भाई ये बात मानी नहीं जा रही, यहां पे लग जा रहा है, यहां पे लग जा रहा है। वो सब तब समझ में आएगा जब हम सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां पे मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि sp ऑर्बिटल जो होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ किससे ज्यादा, sp2 से, और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ sp3 से, और इसकी प्योर p से, और इसकी प्योर s से, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल और ये क्या है, डायरेक्शनल है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसी को और इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आप एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of their bond strength। ठीक है, A 1s के बीच ओवरलैपिंग हुई है, B sp3 एक इसका 2s एंड 2p, ठीक है ना, इनके मिलने से जो ओवरलैपिंग हुई है वो है इसमें C 2p ठीक है, 2p ओवरलैपिंग हुई है। D sp
ये आपका 2s और 2p की ओवरलैपिंग से बना है। इनको अगर लगाना तो देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखो क्या सभी सेम एनर्जी लेवल के, सेम शेल के? नहीं, ये फर्स्ट शेल का है, बाकी सारे सेकंड शेल के हैं। और स्मॉलर शेल वाले की क्या होगी? ज्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मतलब इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी ए की। ठीक है जी, अब ये हट गया। अब ये तीनों सेम शेल के हैं। सेम शेल वालों में हमने क्या देखा? हमने देखा जो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हाइब्रिडाइज्ड कौन कौन से? sp3 और sp। ठीक है जी, मतलब इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी सी वाले। सबसे लास्ट में क्या आ गया हमारे पास? सी आ गया। अब इन दोनों में से कैसे पता चलेगा? दिखा रखा है, जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? किसका एस कैरेक्टर ज्यादा? डी वाले का। तो यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका? बी आएगा। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो जो हाइब्रिड होते हैं, जो सिर्फ हाइब्रिड है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हाइब्रिड वालों की 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है जी, अब देखिए आगे। अब ये जो हमने पढ़ा है, खैर अब इसमें पूरा नहीं पढ़ा, एक फैक्टर रह गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। अभी तक हमने पढ़ा है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रह गई है, उसको लिख लेते हैं पहले एक बार। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या असर पड़ता है इसका? इस पर क्या असर पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन का? तो देखो एक सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? पहले तो बॉन्डेड स्टेट में देखते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड दो एटम है, उनमें से जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसे कौन अपनी तरफ खींच पा रहा है? अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ खींच ले जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खिसक जाएगा। तो ये है आपका। जैसे अगर मैं इसको दिखाना चाहूं तो कुछ यूं समझो आप, जैसे मैंने एक को ऐसे दिखाया और एक को ऐसे दिखाया, ये इसका न्यूक्लियस है। तो यहां से देखने में क्या लगता है कि ये जो लेफ्ट वाला एटम है इसने राइट वाले के न्यूक्लियस से इसके खुद के इलेक्ट्रॉन को दूर खींच लिया ना। मतलब ये क्या होगा? ये आपका होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है आपका? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका रिजल्ट क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिसक गई है ना लेफ्ट साइड पे, तो इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कंट्रोल कम कर दिया, इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज। तो जिसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कंट्रोल बढ़ा लिया उस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कंट्रोल कम हो गया उस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। तो देखिए ये था हमारे पास sp, sp2, sp3। ठीक है, रुकिए थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हो गए, ये sp, ये sp2 और ये वाला आपका sp3। कार्बन मान लीजिए इन तीनों को। ठीक है ना, कार्बन है। अब हाइड्रोजन के इनके साथ बॉन्ड बनाना है। हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आया और हाइड्रोजन आ गया। तो अब क्या है, ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अगर तीनों में से आप देखें तो किस केस में ये ज्यादा इस लेफ्ट साइड वाले न्यूक्लियस की तरफ खिसका हुआ है? आप देख सकते हैं यहां पे डिस्टेंस क्या है, यहां पे डिस्टेंस कम है, यहां से इतनी दूरी पर है, और ये इससे क्या दूरी बढ़ गई है, इधर दूरी और बढ़ गई। तो क्या समझ में आया कि जितना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, जो एटम है, सेम एटम है, ध्यान रखना है सेम एटम है, ये एटम दूसरे को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचता चला जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई है ना। यहां पे दूर था क्योंकि कितना परसेंट एस कैरेक्टर इसके अंदर, 25%। इसमें कितना है, 33.3%। इसमें कितना है, 50%। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ता जाता है किसी भी एटम का,
तो वो क्या है, जिस एटम ने बॉन्ड बनाया उसको अपनी तरफ खिसकाता चला जाएगा। तो यहां से पता चलता है कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के बढ़ने के साथ क्या बढ़ती है। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases with increase in percentage of s character। ठीक है, यहां पे एटम क्या है, सेम है, तीनों के लिए कार्बन लिए मैंने। ठीक है, इसको समझो आप, C ट्रिपल बॉन्ड C H, C डबल बॉन्ड C H2, C ट्रिपल C आपका सिंगल बॉन्ड और ये आपके 3 H आ गए। ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, या आगे पीछे डबल बॉन्ड हो, एक बार सिर्फ डबल बॉन्ड और एक बार सिंगल बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड है या आगे पीछे आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, मैं आयोनिक स्पीशीज की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, इन दोनों में कार्बन की बात कर रहा हूं, sp हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये आप कार्बन के केस में ध्यान रख सकते हैं इस चीज को। तो अब इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हो यहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की दूरी क्या है, सबसे कम है, यहां थोड़ी बढ़ गई है, और यहां क्या और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज, आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, और बॉन्ड लेंथ भी क्या हो गई, देखो बढ़ गई है। ठीक है, और यहां पे ये इसको क्लोज, इस यहां से बात करूं, ये हाइड्रोजन दूर था, 25% एस कैरेक्टर इसके अंदर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 33.3% किया, तो इसको खींच के पास ले आया, छोटी कर दी सर, देखो बॉन्ड लेंथ अपने पास खिसका लिया इसको, और इसमें क्या कर दिया, इसमें और खिसका लिया। तो एस कैरेक्टर बढ़ने से क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला हमारे पास है, ये देखो जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसका यूज कहां कहां होगा, मैं बात बताऊं आपको। तो ये आपका बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल की अगर बात करें हम, एक तरफ बात करूंगा मैं बॉन्ड लेंथ, एक बार बात करूंगा बॉन्ड एनर्जी, एक बार बात करूंगा मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर बात करूं मैं बॉन्ड लेंथ की, तो ये आपका साइज ऑफ एटम, बॉन्ड ऑर्डर और हाइब्रिडाइजेशन, इन तीन पर डिपेंड करता है। जो बॉन्ड लेंथ है यहां पे, ठीक है, तो ये आपका एक तो डिपेंड करेगा साइज ऑफ एटम पे, क्योंकि एटम का अगर मान लो हाइड्रोजन है, एक शेल है, पास में रहेंगे, मैं लेके चलूं कार्बन थोड़े दूर हो जाएंगे, मैं ब्रोमीन लेके चलूंगा और दूर चले जाएंगे, आयोडीन और दूर चले जाएंगे, कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो आपका साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर और हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका दूसरा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर, और एक क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर मतलब मल्टीप्लिसिटी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वही मैंने दिखाया, जैसे ये सिंगल था, डबल था, ट्रिपल था। अगर मैं बॉन्ड लेंथ भी लिखूं तो कार्बन सिंगल बॉन्ड सामान्य नॉर्मली 154 पिकोमीटर का होता है, जबकि डबल बॉन्ड जो होता है वो 134 पिकोमीटर के आसपास का होता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड जो 120 पिकोमीटर का होता है। इन तीनों में ही कार्बन के बीच की डिस्टेंस लिखी है मैंने, पर जैसे एस कैरेक्टर बढ़ा है उनकी देखो मल्टीप्लिसिटी बढ़ी, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ छोटी होती चली गई। हाइब्रिडाइजेशन की बात करो, एस कैरेक्टर बढ़ा, sp3, sp2, sp, बॉन्ड लेंथ क्या छोटी होती चली गई। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉन्ड लेंथ इन तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है। फिर बात करेंगे हम लोग बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बॉन्ड ऑर्डर और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड एनर्जी की बात हो गई है, सॉरी, ये बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड एनर्जी, हाँ ठीक है, ये बॉन्ड एंगल है, मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख दिया,
ये एक ही चीज दो जगह दिखती है। ये आपका बॉन्ड एंगल है, ठीक है ना। ये परसेंटेज ऑफ एस कर डिपेंड करेगा। अब अगर बात करें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल आपका डिपेंड करेगा एक तो VSEPR थ्योरी पे, एक NBEPR पे, और एक आपका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर पे। VSEPR, एक है आपका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कह लो, हाइब्रिडाइजेशन कह लो, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला था, इसमें परसेंट ऑफ एस करेक्टर की बात की थी, ये यहां पे खत्म होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, जो कि है मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है, देखिए ये क्या है। पहली बात तो आपको समझना होगा कि मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल क्या है। मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। अगर मैं बात करूं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जिनकी वैल्यू नॉर्मली हम लिखते हैं 2.4, 3, 3.5, ये क्या होती है, ये होती है एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपसे बात की जाए CF3, NH2 या OH, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो यहां बात की जा रही है ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। लेकिन अगर एलिमेंट सेम ही हो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, एलिमेंट सेम है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है, तो अब बात की जा रही है मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक, ये तीनों क्या है, अलग अलग होती है, इनको एक समझने की गलती मत करना, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो नॉर्मली जो आपकी मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसमें क्या मान के चलते हैं कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज्यादा है और sp2 की आपकी sp3 से ज्यादा है। मतलब परसेंटेज ऑफ s करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह से समझें, तो अब मैं आपको बताऊंगा वन एलिमेंटल पीरियोडिक जंप के बारे में। वन एलिमेंटल पीरियोडिक जंप, भाई ये क्या होता है, तो देखिए ये क्या होता है। इसमें ये होता है, जैसे मैं रेंज लिखूं तो यहां सबसे नीचे आया मेरे पास कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं यहां कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को कंपेयर करने वाला हूं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी, फिर आएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, फिर इससे ऊपर आएगा आपका sp हाइब्रिडाइज कार्बन, कैसा कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड, फिर आएगा आपका नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, फिर आएगा आपका ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, फिर आएगा आपका नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड, फिर आएगा आपका ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, फिर आएगा आपका फ्लोरीन। तो ये वन एलिमेंटल जंप का मतलब क्या है
कि जैसे आप sp हाइब्रिडाइजेशन पे पहुंचते हो तो आपने जो भी एलिमेंट ले रखा है उससे पीरियड में जो अगला है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज्यादा है, इस sp वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या है कि ज्यादा आएगी। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम होती है नाइट्रोजन से, लेकिन जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा ना उसकी sp3 वाले नाइट्रोजन से क्या है, ज्यादा होगी। ऐसे ही जो sp वाला नाइट्रोजन होगा ना उसकी sp3 वाले ऑक्सीजन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसे बोलते हैं वन एलिमेंटल जंप। ठीक है, अब इससे क्या है, हम कुछ क्वेश्चन समझ सकते हैं, कुछ एप्लीकेशंस की बात करूं, कहां कहां पर भाई हमने पढ़ा है, कुछ यूज भी है क्या इसका, कहीं पे अप्लाई हो रहा है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भर भर के अप्लाई होगा, देखो कैसे एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि भाई हमने पढ़ा है इसका फायदा क्या है। देखिए क्या फायदा है, हमसे कोई कहे कि आप क्या करो, क्वेश्चन देता हूं मैं, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज भी क्या रखो, इसे क्वेश्चन की फॉर्म में ना लेके मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि आप इस चीज को पढ़ेंगे तो ये कहां पे यूज होगी, जब आप एसिडिटी और बेसिसिटी कंपेयर करेंगे। कैसे, मैं बताता हूं जरा। हमसे कोई कहे कि भाई NH3 है, NH2 ये इसका एक H, एक बार हमारे पास H2O है और एक बार हमारे पास ये है इथाइन है। तो मैं जिस हाइड्रोजन को लेबल कर रहा हूं, मतलब जिस पर ये लाइन लगा रहा हूं, कोई पूछे बताओ इन तीनों में से, मतलब इन तीनों को आपको अरेंज करना है इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पर, तो मतलब कौन ज्यादा आसानी से H+ आयन लूज करना चाहेगा। तो हमने क्या देखा कि भाई इनमें सबसे ज्यादा किसके चांस है, हमने देखा भाई sp वाले की हार्डनेस ज्यादा होती है। अब समझ रहे मेरी बात को, हमें क्या समझ रहे हैं इन चीजों को, इसके जरिए कैसे इसका यूज करेंगे हम। ये sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, ये सिंगल बॉन्डेड है, ये sp3 है, ये भी सिंगल बॉन्डेड है आपका sp3 है। अब आप देखो इसमें ऑक्सीजन का sp3 वाला कार्बन के सभी से, चाहे वो sp हो चाहे sp2 चाहे sp3, सभी से क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन का sp वाला ऑक्सीजन के sp3 से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन मुझे नाइट्रोजन क्या दिया, sp3, ये नाइट्रोजन का sp3 हो गया, एक ऑक्सीजन का sp3 ये हो गया मेरे पास, और एक मेरे पास है ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp वाला कार्बन। तो सबसे ज्यादा, सॉरी sp2 वाले पे मैंने लगा दिया यहां पे गलती से, एक ये है मेरे पास। इनमें सबसे कम एसिडिक कौन होगा, वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन जो कि sp3, मतलब वो हाइड्रोजन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि सबसे कम एसिडिक है ये, उससे ज्यादा एसिडिक है हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ H, और सबसे ज्यादा एसिडिक है आपका जो ऑक्सीजन के साथ H लगा है। तो इस तरह से आप इसे करेंगे, ठीक है। और यहां पे आपको ध्यान रखना है इनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। जैसे ये क्या आपका, ये सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का है, ठीक है। अब अगला इसी तरह का क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो एसिडिटी बेसिसिटी की बात हो गई। जो अनायन होते हैं, अनायन की स्टेबिलिटी को भी इसके बेस पर हम कंपेयर कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन से लेते हैं। अब इसमें भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH2 माइनस, फिर हमारे पास CH3 माइनस, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों को, और पूछो बताओ इनमें से कौन सा अनायन ज्यादा स्टेबल है, तो इस बात को समझना आप जरा। मैं इसमें कह सकता हूं जितना माइनस चार्ज किस पर टिक सकता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इसको भी समझ के चलो आप अलग तरह से। दो पहलवान हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, एक पहलवान है ये दूसरा पहलवान। मान लो ये जो मेरा उल्टा हाथ है, ये मान लो ये पहलवान का ये ताकतवर है और ये कमजोर है। तो अब लड़ते 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 क्या है, अब मैं कहूं कि ये एक दूसरे के ऊपर भी आएंगे। तो अब ये बताओ कि इनमें से किसके ऊपर रहने के चांसेस ज्यादा है, जो ताकतवर ज्यादा है। और गलती से कमजोर वाला ऊपर आ भी गया तो ताकतवर वाला उसे पटक के नीचे डाल देगा।
तो माइनस चार्ज के कहां पे टिके रहने के चांसेस ज्यादा है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो नेगेटिव को होल्ड करने का नेचर रखता हो। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये तो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन हो गया, सॉरी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। तो यहां पे तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी आ रही है? sp2। और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कैसी आ रही है? सॉरी एक मिनट को यहां हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर सकते, क्यों? एलिमेंट चेंज हो गए हैं और दोनों ही क्या आपके सिंगल सिंगल दिखने लग रहे हैं। इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो नो डाउट, ठीक है। अब यहां पे समझना, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, तो ये sp2 लिख दिया, चलो आपने, ये आपका sp2 आ गया, ये आपका sp3 है। अब ये देखो ऑक्सीजन का sp3 जो होता है वो कार्बन के sp2 के मुकाबले क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो माइनस कहां पे अच्छी तरह टिक पाएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? CH3O- की, ठीक है। इसी तरह से अब अगर मैं आगे एक और क्वेश्चन लिख दूं, मैं आपसे कहूं कि आप इसमें इसके साथ हम ले सकते हैं HCl को भी। मैं आपसे कहूं कि मुझे आप बताइए HCl CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एक तो ये एसिडिक प्रोटॉन है मेरे पास, एक ये एसिडिक प्रोटॉन है, कि बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? तो ऐसे में आप किसका फेवर करना चाहेंगे? आपके अकॉर्डिंग कौन ज्यादा एसिडिक होगा? बताइए। देखो आप समझना मेरी बात को, आप जब इस एसिडिक कैरेक्टर वगैरह को देखें तो कुछ चीजें ध्यान रखना। जब भी आप किसी का एसिडिक कैरेक्टर निकालें तो उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करो। मतलब कहने का क्या है भाई, ये है एसिड है, H के साथ लग गया A। अब इसने जो H प्लस साइन लूज करे, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ये जो H प्लस साइन लूज करे वो क्या हो गया? एसिड। तो एसिड कौन हुआ? ये एसिड जब अपना H प्लस साइन खो देता है, एसिड जब अपना H प्लस साइन खो देता है तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना इसकी टेंडेंसी होगी H प्लस साइन खोने की। मेरी बात को यूं समझो आप, जैसे मैं कहूं कि मैं एक ऐसी चेयर पे बैठा हूं जिसकी 3 टांगे हैं और मेरे बगल में एक ऐसी चेयर रखी हूं जिसपे 4 टांगे हैं और वहां कोई नहीं बैठा, मुझे कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो आप बताइए मैं कहां पर ज्यादा देर आराम, मैं मतलब सोना चाहता हूं, मैं कहां सोना चाहूंगा? 3 टांग वाली चेयर पे कि 4 टांग वाली पे? 4 टांग वाली पे, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो उठ के वहां जाना चाहूंगा। यहां अगर मैं रहूंगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा, मेरे दिमाग में डर रहेगा कि भाई मैं गिर सकता हूं। ठीक ऐसे इसका है, ये अपना H प्लस साइन तब खोना चाहेगा ना जब इसको लगे इसे खोने के बाद भी मैं स्टेबल रहूंगा। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है एसिड कैरेक्टर। उसको कैसे निकालते हैं? इसको सबसे पहले आप देखेंगे साइज को, साइज ऑफ अनायन। जितना साइज बड़ा होगा उतना माइनस चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ज्यादा एरिया, ज्यादा वॉल्यूम में। जितना वो ज्यादा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना उस पर अटैक करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात को समझो, जैसे मैं कहूं कि ये साइज इतना, उस पर माइनस चार्ज है, यूं हिल रहा है ये। आपको मैं एक चौक दूं और चौक इस पे आप टक्कर मारोगे तो मैं ये इतने एरिया में घूम रहा है ना, तो टकराने के चांस काफी है। ये बात को समझ रहे हो? मान लीजिए यूं हिल रहा है, मुझे कोई कहे इसको पकड़ो, पकड़ने के चांस काफी, इतने ही वॉल्यूम में क्या है? डीलोकलाइज है। पर अगर ऐसे हो तो अब मेरे लिए इसको पकड़ना क्या है? थोड़ा सा मुश्किल। तो ऐसे माइनस चार्ज जितने बड़े वॉल्यूम में फैला हुआ होगा, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जितने बड़े वॉल्यूम में, उतना ही उसको पकड़ना क्या है? मुश्किल है। पकड़ना मतलब H प्लस है, दोबारा इसको पकड़ नहीं पाएगा भाई, माइनस की तरफ प्लस तो आएगा। तो अगर ये ज्यादा डीलोकलाइज है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट है बड़े वॉल्यूम में, तो इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं अनायन का साइज, ठीक है। उसके बाद देखो आप मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसके बाद आता है इफेक्ट्स। अब आप क्या सीधा ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू कर देते, रेजोनेंस लगाना शुरू कर देते। रेजोनेंस से पहले ये भी आता है, इनको तो पढ़ो पहले। और ये रीजन है जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑर्गेनिक एसिड के मुकाबले, क्योंकि जब ये H प्लस लूज करेगा, ये Cl माइनस, देखो कोई रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है ये,
और ये जब H प्लस आयन लूज करेगा ना, तो इसका माइनस चार्ज यहाँ क्या होगा, डिलोकलाइज, ये रेजोनेंस शो करेगा, ये कोई रेजोनेंस शो नहीं करेगा, पर ये ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसका अनायन क्या है, ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। आई बात समझ में? साइज, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर आप इफेक्ट्स के बारे में सोचिए कि रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, वो सब बाद की बातें आती हैं, पहले इनके बेस पे देखते हैं चीजों को। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। इसके आगे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।